देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर में। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर गया। हाँ मैम। तो हम लोगों का बस आज 3 क्वेश्चन बाकी है, ये हो जाने से कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोला है पीक्यू एंड लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडिंग 30th जून। तो 30 जून मतलब 1 मंथ का, मंथ एंडिंग मतलब 1 मंथ का डिटेल्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दिया हुआ है मास्टर बजट में, और एक्चुअली कितना हुआ है कि मास्टर बजट जो बना था वो 80,000 पे बना था, बट एक्चुअली 72,000 जो है इन्होंने प्रोड्यूस किया और बेचा है। सेल्स का वैल्यू बताया है कि मास्टर बजट के अकॉर्डिंग 80,000 सेल्स वैल्यू, अगर सॉरी 80,000 अगर यूनिट बेचना है प्रोड्यूस करके, तो उसमें सेल्स वैल्यू आ जाएगा 3,20,000। मतलब पर यूनिट कितना करके है बोल सकते हो, एक यूनिट कितने में बिका होगा? बोल सकते हो, क्या बोलना चाहिए बोलो। अगर पूरा सेल्स वैल्यू 3,20,000 है और 80,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, मतलब ऐसा बजट बनाया गया है मास्टर बजट, तो फिर पर यूनिट कितना करके सेल करने का सोचा गया है? मैम 4। 4 रुपीज। ठीक है, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000। और एक्चुअली में कुछ और हुआ होगा, और भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। सेम तो नहीं लग रहा है, 4 रुपए करके होने से 72,000 का 2,80,000 तो होता नहीं है। देख लेते हैं, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 72,000। ठीक है, एक्चुअली में 3.88 करके है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसीलिए ये लिखा हुआ है, देख रहे हो 40,000 ब्रैकेट में ए। ठीक है, तो देखो तुम लोग जो भी अभी क्लास में हो, तीनों का जो है आई थिंक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया है तुम लोगों ने। मेरे पास थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा सभी ने किया है। ठीक है, हाँ मुझे याद आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगभग सभी का हुआ है मेरे पास। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एडवर्स और फेवरेबल ये हम लोग पढ़ते थे ना, तो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है। ठीक है, कि सेल्स करके ये एडवर्स क्यों दिया हुआ है, मतलब वहां भी एडवर्स जो रीजन से होता था, यहाँ भी वही कि 3,20,000 का सेल सोचे थे, जबकि 2,80,000 का हुआ, तो 40,000 एडवर्स खराब है, क्योंकि सेल कम होना खराब होता है। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा सोचा था 80,000 होगा, बट हुआ 73,600, तो अच्छा बात है, खर्चा कम होना फेवरेबल है। डायरेक्ट वेजेस सोचा था 1,20,000 लगेगा, बट लगा 1,04,800, तो अच्छा है, फेवरेबल, क्योंकि कम खर्चा हुआ। वेरिएबल ओवरहेड 40,000 सोचा था, हुआ 37,600, तो लिखा है 2,400, फेवरेबल, क्योंकि खर्चा कम हुआ। फिक्स्ड ओवरहेड 40,000 था, बट हुआ है 39,200, तो ये भी फेवरेबल बोल रहा है। लेकिन ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 80,000 यूनिट पे बेस्ड है ये वाला डेटा, जबकि ये वाला डेटा 72,000 यूनिट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये कंपेयर थोड़ी ना कर सकते हैं कि इसके साथ, इस खर्चे के साथ 80,000 के खर्चे के साथ 72,000 का खर्चा कभी भी कंपेरेबल नहीं होता है। तो अगर कंपेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, उसके बाद टोटल कॉस्ट कर दिया, फिर पूछा क्या है। अच्छा, यहाँ कुछ और इंफॉर्मेशन भी गिवन है। बोल रहा है द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल कैसे मिलता है, 1 kg रेट एट द रेट ऑफ 1 per kg करके। मतलब 1 किलो रॉ मटेरियल कितने में मिलता है, 1 रुपए में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि वेजेस का क्या बोला है, 1 घंटा काम करने पे 1.50 वेज रेट है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, डायरेक्ट मटेरियल 1 kg ब्रैकेट में दिया हुआ है, 1 kg एट द रेट ऑफ 1 per kg, 1 kg 1 रुपए में मिलता है, यानी 1 रुपए। और 1 यूनिट में ये बनाने का खर्चा भी 1 रुपए होगा। मतलब 1 यूनिट बनाने में 1 किलो ही रॉ मटेरियल लगता है, तभी तो खर्चा 1 रुपए दिखा रहा है। डायरेक्ट वेजेस हुआ 1 आवर एट द रेट ऑफ 1.50, मतलब 1 घंटा काम करने से 1.50 करके। गुड इवनिंग मैम।
तो 1 घंटा काम करने पे 1.50 करके पेमेंट करना पड़ेगा। 1 आवर का 1.50, वेरिएबल ओवरहेड 1 आवर एट द रेट ऑफ 0.50, 1 आवर का 0.50, ठीक है। और ये बोला है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज फॉलो। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड चाहिए वो पर यूनिट का इतना 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 चाहिए। तो इससे ये पता चलता है 1 यूनिट बनाने में 1 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तभी तो खर्चा 1 रुपए दिखा रहा है। 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, तभी खर्चा 1.5 रुपए दिखा रहा है। 1 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड लगता है 1 यूनिट पे, तभी 0.50 दिखा रहा है। Actual result for the month showed that 78,400 kg of material were used and 70,400 labor were recorded। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, कितना मटेरियल यूज हुआ है, 78,400 किलो मटेरियल यूज हुआ है, और 70,400 लेबर आवर्स जो है लगा है कितना प्रोडक्शन करने के लिए। एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हुआ है, 72,000। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन हमें ये बता रहा है कि 72,000 प्रोड्यूस करने के लिए, 72,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इतना केजी रॉ मटेरियल और इतना घंटा लेबर का जो है जरूरत पड़ेगा। हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है, प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ एंड कंपेयर विद एक्चुअल रिजल्ट। उस मंथ का फ्लेक्सिबल बजट बनाना है और एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप फ्लेक्सिबल बजट कैसे बना सकते हैं, मतलब सॉरी कंपेयर कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली में 72,000 का ये खर्चा है, तो अगर बजट के हिसाब से भी ये बजट अगर 80 की जगह 72,000 का बना होता तो हम लोग आराम से कंपेयर कर लेते। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये 80,000 का बजट बना हुआ है, इस पूरे बजट को 72,000 में ट्रांसफर करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कि क्या चेंजेस दिख रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर ये जो हो गया फ्लेक्सिबल, कि हम लोग हमें दिया हुआ था कुछ और यूनिट के प्रोडक्शन का, हम लोग उसे चेंज कर रहे हैं। कंपेयर करना है एक्चुअल रिजल्ट के साथ, मतलब फेवरेबल हुआ सिचुएशन या एडवर्स वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। पहले लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट एंड कंपैरिजन। and its and its comparison with actual। अच्छा, अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स, मास्टर बजट, $80,000 फ्लेक्सिबल बजट, हमें फ्लेक्सिबल बजट कितने यूनिट का बनाना पड़ेगा, ये वाला 72,000 यूनिट का बनाना पड़ेगा। तो इसमें 2 कॉलम करेंगे, एक पर यूनिट का करेंगे, एक टोटल का करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक्चुअल फॉर 72,000 यूनिट, एक्चुअल फॉर 72,000 यूनिट, और इधर वेरिएंस, क्योंकि कंपैरिजन करके रिजल्ट बताने बोला है, मतलब क्या वेरी हो रहा है वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेल्स, देखो जैसे डेटा लिखा हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। यूनिट दिया हुआ है तो यूनिट तो मैंने यहीं पर लिख लिया ब्रैकेट में 80, 72, 72, ठीक है। तो यूनिट को अलग से नहीं लिख रहे। सेल्स दिया हुआ है 3,20,000, यहाँ पर दिया हुआ है 3,20,000, ये रुपीज में है सेल्स। अच्छा, तो सेल्स पर यूनिट कितना है, 8 रुपीज करके, क्योंकि 80,000 यूनिट का अगर 3,20,000 है तो पर यूनिट कितना करके हुआ होगा, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 80 करके देख लो कितना हो रहा है, 4 रुपीज पर यूनिट करके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, ठीक। अच्छा, अब
अगर हम लोग बजट को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली 72,000 यूनिट बेच के हमें कितना मिला है, 2,80,000 एक्चुअली इतना मिला है, लेकिन बजट के हिसाब से अगर चलते हैं तो 72,000 यूनिट बेच के कितना मिलना चाहिए, क्योंकि बजटेड सेल्स वैल्यू है पर यूनिट 4 रुपीज करके। तो 72,000 के लिए 4 × 72 करने से ही पता चलेगा कितना होना चाहिए था। 2,88,000 इतना होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो मास्टर बजट था, हम लोगों ने अपने बजट को फ्लेक्सिबल किया, क्यों? ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। अब बोलो सिचुएशन फेवरेबल हुआ कि एडवर्स हुआ? एक्चुअली 2,80,000 का बेचे है एडवर्स, क्योंकि बजटेड के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 2,88,000। तो हम लोग का क्या हो गया, एडवर्स हो गया, सेल कम हो गया। कितना कम हुआ है? 8,000, 8,000 एडवर्स। अच्छा, सेल्स के बाद क्या डेटा है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल रुपीज में लिखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर बोला है 80,000 रुपीज का डायरेक्ट मटेरियल मास्टर बजट में हम लोगों ने सोच रखा था। अब ये देख के बताओ कि डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है, क्योंकि पर यूनिट नहीं निकालेंगे तो फिर फ्लेक्सिबल बजट में उसे अप्लाई कैसे करेंगे? बोलो पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 80,000 यूनिट का अगर 80,000 रुपीज है, पर यूनिट कितना है बोलो? मैम 1. 1, 1 rupees. 1 रुपीज, ठीक है। तो अगर हम लोग 72,000 यूनिट बनाते बजट के हिसाब से तो हम लोग का खर्चा होता 72,000, जबकि एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है? 73,600। तो फेवरेबल हुआ कि एडवर्स हुआ, बताओ? Adverse हुआ. एडवर्स हुआ। कितना एडवर्स हुआ? 1,600 माइनस करके देखते हैं। हाँ, 1,600, 1,600 एडवर्स। क्यों एडवर्स हुआ? क्योंकि खर्चा होना चाहिए था बजट के हिसाब से 72,000, जबकि हुआ है 73,600, इसीलिए एडवर्स बोलेंगे। फिर आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में देखो बोल रहा है 1,20,000 80,000 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट के लिए कितना? नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, देखो दिया हुआ है कितना? 1.50. 1.5. 1.5, और डिवाइड करके भी देख लो 1.5 ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर तो गलत है, आना तो चाहिए, जरूर आना चाहिए। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 आएगा, दिया हुआ है। मेटेरियल का भी दिया हुआ था, ठीक है, वो भी हम लोग चाहे तो वहां से देख के कर सकते हैं। तो 1.5 ये हो गया 1,20,000। अच्छा, अगर 1.5 करके है तो 72,000 पे कितना खर्चा आना चाहिए था? 1 लाख। 1,08,000. हाँ, लेकिन एक्चुअली खर्चा कितना हो रखा है? 1,04,800। 1,04,800। तो फेवरेबल है कि एडवर्स है? मैम 3,200 फेवरेबल. फेवरेबल है, 3,200 फेवरेबल। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस की बात देखते हैं। डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 40,000 और एक्चुअली में 37,600। यहाँ लिखेंगे 40,000 और एक्चुअली में हुआ है 37,600, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड फिर पर यूनिट कितना है, यहाँ से भी डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा, नीचे चेक करेंगे दिया हुआ है तो भी सेम आंसर आएगा। कितना होगा बोलो? यहाँ तो 0.50 है, यहाँ भी डिवाइड करके देखो उतना ही आएगा। 80,000 यूनिट के लिए अगर 40,000, 0.50. 0.50, 50 पैसा करके हो रहा है। तो फिर 72,000 के लिए कितना होना चाहिए? 72,000 का आधा करने से कितना आएगा, मतलब इसका 50%? 36,000. 36,000. थर्टी सिक्स मैम थाउजेंड 36,000. हाँ, 36,000। अब बोलो फेवरेबल हुआ कि एडवर्स, जबकि एक्चुअली में 37,600 का खर्चा हुआ, तो बोलो? 1,600 एडवर्स. 1,600 एडवर्स। एडवर्स हुआ क्योंकि खर्चा हम लोग का ज्यादा हो गया, ठीक है। और कुछ वेरिएबल पोर्शन नहीं, इसके बाद फिक्स्ड पोर्शन है, ठीक है। तो हम पहले वेरिएबल सारा ऐड कर लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। 80 और 1,20,000, 2 लाख, 2 लाख और ये मिला के 40, 2,40,000 हो गए।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो 1,20,000 और 80, 2,40,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 1 और 0.50 मतलब 3 रुपीज में। 70 to 1,08,000 और 36। वन लाख एट तो दिया हुआ था, 36 दिख रहा है। मैम 2 लाख 2,60,000। हाँ 2,60,000 73,600 प्लस 1,04,800 37,600 2,60,000। यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो बस रिजल्ट है कि फेवरेबल है क्या है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, तो अब लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड था 40,000 यहाँ पर, और एक्चुअली कितना हुआ है 39,200। यहाँ पर लिखेंगे 39,200, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड बजट के हिसाब से कितना होना चाहिए था, मतलब 72,000 यूनिट के लिए फिक्स्ड ओवरहेड कितना होना चाहिए था, बोलो। चलो क्वेश्चन ही दिखाते हैं, पता होता है मुझे। मैम 40,000 ही होना चाहिए क्योंकि वो तो फिक्स्ड ओवरहेड है। हाँ सही है, यूनिट चेंज पे थोड़ी ना चेंज होगा, तो यहाँ भी 40 तो यहाँ पर भी उतना ही रह जाएगा। ठीक है, हाँ अगर चाहो तो पर यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग कि 72,000, बट जरूरत नहीं है निकालने से, ऐड तो होगा नहीं 40,000, बट वो 39,200। तो सिचुएशन क्या हो गया, फेवरेबल कितना फेवरेबल हो रहा, 800। 800 800 फेवरेबल हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट निकालने। 2,80,000 ये कितना हो जाएगा, 2,16,000 और 40। मैम 2,56,000। 2,56,000 255 200 255। ये आ गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग को ये पहला क्वेश्चन यही बोला था कि फ्लेक्सिबल बजट बनाना है और कंपेयर करना है एक्चुअल रिजल्ट के साथ, जो हम लोगों ने कंपेयर किया। ठीक है, अब ये देखो, ये जो कॉलम में हम लोगों ने रुपीज निकाला है ना, ये जो 1 रुपीज 1.50 0.50, इसका जो है वर्किंग नोट बनना चाहिए। नहीं तो देखो, वो तो मैंने तुम लोग को दिखा दिया, तो एटलीस्ट इसका तो बनना चाहिए। ये कहा गया मेटेरियल वेजेस, ये सब दिया हुआ है वैसे, नीचे नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, हाँ क्योंकि नीचे तो दिया हुआ है, तुम लोग यहाँ से रेफर कर रहे हैं, वो भी तो बोल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता इसका वर्किंग नोट, नहीं जरूरत नहीं, दिया हुआ है वहां पे, तो वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला। अच्छा बोल रहा है कैलकुलेट मटेरियल लेबर सेल्स प्राइस वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम में प्रॉफिट वेरिएंस। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ना, ये बजट का टॉपिक है नहीं वैसे देखा जाए तो, मतलब वेरिएंसेस जो हमें बोला है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर से जो है रिलेट करता है। ठीक है, तो अगर किसी का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं हुआ है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जिस हिसाब से करवाया उसी हिसाब से ही यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, और अगर किया हुआ है तो फिर रिलेट करने में आसानी होगा, और अगर नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मतलब ठीक है, एक बार इग्नोर करोगे, जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीख जाओगे तो आराम से समझ। अच्छा इसको थोड़ा और भी करना पड़ेगा, कंपेयर करने बोला है ना विद एक्चुअल रिजल्ट, तो इसमें हम लोग प्रॉफिट भी निकाल लेते। चलो टोटल कॉस्ट तो निकाल दिया,
अब हम लोग प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं एंड में, यहाँ पर नेट प्रॉफिट वो भी निकाल लेते हैं, सेल्स तो लिखा था ना तो वो भी निकाल लेते हैं। तो ये देखो 3,20,000 और 2,80,000 का गैप कितना हो जाएगा, 40,000। ये भी चाहो तो लिख लिया। प्रॉफिट में भी देख लेंगे कि कितना फेवरेबल या एडवर्स क्या है। अच्छा, और ये हो जाएगा 2,56,000 और 2,88,000 का डिफरेंस, 32,000। हाँ 32 प्रॉफिट, और इसके बाद 280 और 255, 200, 24,000। 248 तो बोलो फेवरेबल हुआ कि एडवर्स हुआ? मैम एडवर्स। कितना एडवर्स हो रहा है, माइनस करके देखो। 700 7,000। 7,200। ठीक है। अब चाहो तो वेरिएबल कॉस्ट के बाद कंट्रीब्यूशन निकाल के फिर फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करके भी किया जा सकता है, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, वो भी है, वैसे भी कर सकते हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का जो टेक्निक है उसके हिसाब से। अब जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला है वो देखते हैं, ठीक है, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस वगैरह है, ठीक है। तो ये देखो बोल रहा है कि मेटेरियल का वेरिएंसेस निकालना है, तो मेटेरियल में क्या क्या निकलेगा, यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से ही निकालेंगे मेटेरियल वेरिएंस, ठीक है। मेटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले मेटेरियल का प्राइस वेरी दो वजह से करता है, या तो प्राइस में अप एंड डाउन हुआ है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1 रुपए करके हम लोगों ने बजट में सोचा था, बट एक्चुअली कितना खर्चा हुआ बता सकते हो, यहाँ पर देख के बता सकते हो। मेटेरियल खरीदा गया है 78,400 एक्चुअली, ठीक है, और एक यूनिट में 1 किलो मटेरियल लगता है, ठीक है, तो फिर अगर हम लोगों ने 72,000 यूनिट बनाया है तो फिर कितना मटेरियल यूज किया होगा, 70, यहाँ पर अच्छा प्राइस निकालना है, ठीक है, तो हम लोगों ने 78,400 kg मटेरियल यूज कर लिया है, रहा है, अच्छा यूज कर लिया, इतना खरीदा इतना यूज कर लिया, ये तो स्टैंडर्ड था, एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब 78,400 kg मटेरियल यूज किया है और उसके बदले हमें कितना पेमेंट करना पड़ा है, 73,600। तो बोल सकते हो पर यूनिट मटेरियल का कॉस्ट कितना है, ये मटेरियल का कॉस्ट है और मटेरियल यूज कितना हुआ है 78,400, तो 1 kg मटेरियल का कितना कॉस्ट है एक्चुअली मार्केट में, ये तो बजट के हिसाब से 1 रुपए है, एक्चुअली कितना है, 78,400 किलो मटेरियल अगर 73,600 से खरीदा है हम लोगों ने, तो पर किलो कितना है नहीं बोल सकते, मैम 0.93। चेक को रही पूछी 73,600 डिवाइडेड बाय 78,400, 0.93, हाँ सही है, यही वाला होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखेंगे कि मेटेरियल का प्राइस जो है, मेटेरियल में जो वेरिएंसेस आए प्राइस की वजह से कितना है, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है, पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कैसे करके हो रहा है, उसके बाद फॉर्मूला। तो हम लोगों ने सोचा था कि मेटेरियल ₹1 पर केजी करके मिलेगा, लेकिन मेटेरियल कितना करके मिला, ये वाला वैल्यू में मिला, ये वाला वैल्यू कैसे निकाला हम लोगों ने, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे निकाला है 73,600 डिवाइडेड बाय 78,400 kg, ठीक है, ये करने से हमें क्या मिल जाएगा, रुपीस पर केजी एक्चुअल वाला, ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस कितना होगा, इनटू क्या करना पड़ेगा, ये जो वेरिएंस हुआ इससे हम लोगों ने ये जो चेंजेस देखने को मिला, ये चेंजेस कितने किलो पे इम्पैक्ट होगा, जितना किलो हम लोगों ने परचेज किया होगा, कितना किलो परचेज किया है 78,400 kg, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये है स्टैंडर्ड रेट, ये क्या है, ये है एक्चुअल रेट इनटू ये क्या है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, ठीक है, ये फॉर्मूले से होता है। और लॉजिकली भी अगर समझते हो तो ऐसा हो जाएगा कि इतना करके सोचा था पर किलो, बट इतना करके हुआ, तो फिर एक्चुअली हम लोगों ने इतना केजी खरीदा, तो फिर हमारा जो वेरी हुआ है, मतलब जो प्राइस में चेंजेस देखने को मिला है वो पर केजी में इतना देखने को मिला है, ये जो माइनस कर दिया ना, ये माइनस में नहीं आ रहा है, वो मैंने आगे पीछे किया है बोल के, ये पर केजी में इतना देखने को मिल रहा है, मतलब टोटल में कितना, टोटल जितना खरीदे उतना में जो है हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, तो 78,400, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4,800। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये 4,800 मेरा फेवरेबल आया कि एडवर्स आया,
ये तो 1 रुपए पर किलो है, ये आया 0.93 समथिंग ऐसा आया। तो बोलो, मैंने मटेरियल का प्राइस 1 रुपए सोचा था, बट मेरा मटेरियल एक्चुअली पर किलो कितना करके आया? 0.93। मैम तो मैम फेवरेबल होगा। अच्छा, और मटेरियल का जो मटेरियल वेरिएंस और किस वजह से होता है? यूसेज, कि हम लोगों ने क्वांटिटी जितना सोचा था उससे कम ज्यादा करने पे भी हमारा मटेरियल पे वेरिएंसेस दिखता है, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोलते हैं इसे। यूसेज वेरिएंस वो कैसे निकालते? कितना क्वांटिटी सोचा था यूज करेंगे और कितना क्वांटिटी किया। तो देखो, हम लोगों ने सोचा था कितना क्वांटिटी यूज करेंगे, बजट के हिसाब से अगर चलते हैं तो बजट में बोल रहा है 1 यूनिट के लिए 1 किलो यूज होगा, तो फिर 72,000 यूनिट के लिए कितना यूज होगा? क्योंकि एक्चुअली में तो 72,000 यूनिट बनाया है, 72,000 केजी यूज होगा। ठीक है, ये देखो 72,000 यूनिट एट द रेट ऑफ, सॉरी एट द रेट ऑफ 72,000 यूनिट इंटू 1 kg पर यूनिट। ठीक है, ये तो मेरा स्टैंडर्ड है। तो फिर 72,000 के लिए इतना होना चाहिए, बट हम लोगों ने कितना यूज किया? 78,400 किलो मटेरियल यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट 72,000 है, उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? माइनस हो गया एक्चुअल क्वांटिटी, माइनस हो गया, हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो क्वांटिटी में आंसर आएगा, लेकिन मुझे सारा आंसर रुपीस में देना होता है, तो इनटू इसमें क्या लगता है? स्टैंडर्ड रेट लगता है, जो कि है ₹1। ठीक है, यहाँ पर लग जाता है स्टैंडर्ड रेट। अब पहले बोला फेवरेबल क्या एडवर्स, हम लोगों ने सोचा था 72,000 किलो में काम बन जाएगा, बट लगा 78,400, तो बोला एडवर्स है कि फेवरेबल है? एडवर्स एडवर्स है। ठीक है, अच्छा, एडवर्स है तो कितना एडवर्स हो रहा है देख लेते हैं। 6400 एडवर्स है। 72,000 सोचा था, बट 78,400 लगा। हाँ मैम एडवर्स है। एडवर्स है तो सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कहाँ पर? ये देखो, ये कॉस्ट वेरिएंस ही तो आया है, ये कॉस्ट 72,000 73,000। 1600। हाँ, 1,600, तो ये लिख देते हैं ऐसे करके। 72,000 माइनस 73,600, यानी 1,600 एडवर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी मटेरियल में कुछ वेरिएंसेस होता है, बट इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास मिक्स या इल्ट का कोई डेटा नहीं। मिक्स वेरिएंस तब होता है जब मोर देन वन मटेरियल यूज होता है, वैसा यहाँ पर कुछ बोला हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये तीन ही वेरिएंसेस निकलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा वेरिएंस निकालने के लिए बोला है हम लोग को। लेबर, ये देखो, बोला है कि लेबर वेरिएंस फिर सेल्स प्राइस। चलो लेबर का वेरिएंसेस निकालते हैं। तो लेबर का भी रेट वेरिएंस होता है, ठीक है, एफिशिएंसी होता है, मेनली ये दो होता है। फिर गैंग वेरिएंस ये सब होता है, वो सब इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें बस तीन जो सिंपल सा होता है वही एप्लीकेबल। लेबर रेट वेरिएंस, तो लेबर का रेट हम लोगों ने क्या सोचा था, कितना करके लगेगा? 1.50 पर आवर करके लगेगा। ठीक है, ₹1.50 पर आवर करके लेबर का जो है रेट लगेगा। बट एक्चुअली लेबर का रेट कितना करके लगा? बोला है कि लेबर 70,400 एक्चुअली इतने टाइम काम किया है लेबर ने, 70,400 आवर्स, और पेमेंट कितना किया है हम लोगों ने? 1,04,800। ठीक है, तो फिर कैसे करके कैलकुलेट होगा? 1,04,800 ऐसे होगा ना, 1,04,800 पे किया है 70,400 आवर्स के लिए, तो पर आवर्स के लिए कितना होगा? डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा? इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। ये जो वेरिएशन हुआ है ये तो 1 घंटे के लिए हुआ है, लेकिन टोटल कितना वेरिएंस होगा? जितना हम लोगों ने टोटल काम करवाया, जितना आवर्स, तो 70,400। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स वर्क। अब आंसर देख लो कितना होगा।
1 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, 1,04,800 डिवाइडेड बाय 7040, सॉरी 70400, ये कुछ इतना आ रहा है। अब देखो ये 1.48 आ रहा है, पहले था 1.5, तो बताओ फेवरेबल आएगा आंसर कि एडवर्स आएगा? ये पर यूनिट निकाला, फेवरेबल, फेवरेबल आएगा। फेवरेबल आएगा। हाँ, अब -1.5 कर लेते हैं, जितना भी है पूरा डेटा लेके इनटू कर लेंगे 70,400, तो ये आ गया 800। ठीक है, पूरा डेटा कैलकुलेटर पे जो दिखेगा, पॉइंट वॉइंट सारा लेके अगर कर लोगे तो आंसर जो है मतलब कुछ पॉइंट वगैरह नहीं आएगा। अगर यहाँ पर वो पॉइंट वाला आंसर रख देते हो ना, मतलब ये डिवाइड करने से जितना भी एक पॉइंट में आ रहा है अप्रोक्सीमेशन करके ले लोगे, तो फिर 800 नहीं आएगा। पूरा डेटा जो कैलकुलेटर में दिख रहा है पूरा लेके करना है, अगर पूरा लेके करोगे आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैथ्स में करते हो, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1,04,800 हो जाएगा। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, कुछ एक वैल्यू आएगा, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 800 आ जाएगा। ऐसे करके कर सकते हो। अच्छा, लेबर रेट वेरिएंस आ गया, लेबर के रेट की वजह से वैरी होता है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एफिशिएंसी जो है वो कितना जल्दी, कितने समय पे कितना जल्दी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को लगा था कि कितना टाइम काम करवाना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो, बोल रहा है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 आवर लगता है 1 यूनिट के लिए, है ना, क्योंकि एक यूनिट बनाने में 1.5 रुपए देते हैं। 1.5 रुपए लेबर कब लेता है, जब वो 1 घंटा काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 घंटे में जो है 1 यूनिट बनाता है, तो 72,000 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, 72,000 इंटू 1 आवर, इतना लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली लगा है कितना घंटा, 70,400 दिया हुआ था ना, कि 70,400 के लिए लेबर को पेमेंट करना पड़ा, मतलब इतना घंटा लेबर को टाइम लगा। तो 72,000 की जगह अगर 70,400 लगा, तो आंसर क्या आएगा, फेवरेबल आएगा कि एडवर्स आएगा, क्या लग रहा है? फेवरेबल। फेवरेबल, फेवरेबल आएगा। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना था, 72,000, स्टैंडर्ड आवर कितना था, 1 यूनिट बनाने का 1 घंटा, तो ये हो गया। और -70,400 का मतलब होता है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्चुअल आवर्स वर्क। ठीक है, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, ये तो आंसर आवर्स में आएगा, लेकिन मुझे तो रुपीज में चाहिए, तो रुपीज में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट कितना था, 1.50 पर, तो देख लो कितना आएगा। इंटू 1.5, 2,400। ठीक है, 2,400 ये हम लोग का आ गया पेपर में। अच्छा, और क्या निकालेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो ऑलरेडी निकला हुआ है। ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, वही तो ऊपर हम लोगों ने निकाला, माइनस एक्चुअल। मतलब एक्चुअली 72,000 के लिए लेबर को कितना देना पड़ा है, देखो एक्चुअली देना पड़ा है 1,04,800, लेकिन बजट के हिसाब से 1,08,000 है, तो वही उसी का डिफरेंस, डिफरेंस आया हुआ है 3,200 फेवरेबल। देख लो किया हुआ है हम लोग का, 3,200 फेवरेबल हो गया। अच्छा, एक चीज तुम लोग को याद है, जब हम लोगों ने ये टॉपिक किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तब हम लोगों ने देखा था कि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो आंसर है वो ये दोनों को ऐड, प्राइस और यूसेज को ऐड करने से मैच होना चाहिए। तो ऐड करके देख लो, मैच होगा, 6,400 और 4,800, एक प्लस में एक माइनस में है, तो एडजस्ट करने से 1,600 आ जाता है। हाँ, आता है। और इधर लेबर का भी देख लो, ये 800 और 2,400 दोनों ही फेवरेबल है, ऐड करते हैं कितना आएगा, 3,200 आएगा। तो देखो 3,200 ही आ रहा है फेवरेबल। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा वेरिएंस निकालने के लिए बोला है। लेबर के बाद सेल्स प्राइस वेरिएंस। अच्छा, सेल्स प्राइस वेरिएंस, तो ये हम लोग ऊपर जो बनाए हैं ना वहां पर टेबल, वो देख के कर सकते हैं। तो हम लोग को लगा था 4 रुपए करके बिकेगा, ये देखो हम लोग को लगा था 4 रुपए करके बिकेगा,
लेकिन कितना करके बिका है, बोल रहा है कि 72,000 यूनिट बेचा है 2,80,000 में, तो पर यूनिट कितना करके है, डिवाइड करने से पता चलेगा। 2,80,000 डिवाइडेड बाई 72,000, 3.888, ठीक है 3.888, ये जो है सेलिंग प्राइस एक्चुअली में हुआ है 3.8। अच्छा कैसे निकला वो लिख देते हैं, ये निकलेगा इस तरीके से, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 72,000, ऐसे करके आएगा। अच्छा 4 रुपए का चीज 3.88, इसका आंसर आ रहा है, बोलो 4 रुपए का चीज अगर 3.88 में बिक रहा है तो फेवरेबल आंसर आएगा कि एडवर्स, पहले वो बताओ। ये तो 3.88 आया ना, ये देखो अभी भी दिख रहा है कैलकुलेटर पे, तो मुझे ये बता। मैम एडवर्ड। एडवर्स, क्योंकि सेल वैल्यू कम होना अच्छा बात नहीं है, ठीक है तो एडवर्स होगा। हाँ। अच्छा अब ये जो है ये एक यूनिट के लिए, तो ऐसा हम लोगों ने कितना यूनिट बेचा होगा, उतने यूनिट पे लॉस किया होगा, क्योंकि एडवर्स आया ना तो लॉस किया होगा, तो कितना 72,000 यूनिट एक्चुअली में बेचा, तो इंटू 72,000। अब फॉर्मूला इसका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाएगा, ये है स्टैंडर्ड रेट, ये है एक्चुअल रेट, और इंटू हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, या फिर सेल, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, -4 कर लेते हैं इंटू 72,000, 8,000 एडवर्स आंसर आएगा। ठीक है, इसमें सेल्स वेरिएंस काफी सारा होता है, हम लोग को मतलब यहाँ बता ही दिया है कि प्राइस वाला ही निकालो, ठीक है, जैसे मटेरियल का बहुत सारा होता है तो जो भी पॉसिबल होता है हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ भी निकाला, लेबर का मटेरियल का दोनों का 3-3 करके निकाला, बट यहाँ हमें खुद से बता दिया है प्राइस वाला ही निकालो, तो हम लोग सिर्फ प्राइस वाला निकालेंगे और कुछ नहीं निकालेंगे। फिर यहाँ पर बोला है वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला याद है कि नहीं, देखो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब था रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअली कितना हुआ और हम लोग कितना रिकवर करने का सोचे हैं, तो देखो एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड कितना हुआ है 37,600, ठीक है। अच्छा रिकवर्ड कैसे निकालते हैं, ओवरहेड तो एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा रिकवरी जो है वो कितना करके हम लोगों ने सोच रखा है, स्टैंडर्ड में दिया हुआ है यहाँ अलग से निकाल के 0.50, हम लोगों ने कितना यूनिट बनाया एक्चुअली में 72,000, तो 72,000 में प्रीवियस एस्टिमेटेड यूनिट से अगर निकालते हैं तो इतना रिकवरी होगा, इतना रिकवरी हो सकता है, बट एक्चुअली इतना रिकवरी करवाना था, ठीक है, तो डिफरेंसेस देखते हैं कितना आता है, 72,000 का 50% 36,000 और ये हो गया 37,600, ठीक है, तो डिफरेंसेस आ जाएगा हम लोग का 1,600, और ये एडवर्स होगा, वो ऑलरेडी टेबल पे निकाल चुके थे, क्योंकि खर्चा हम लोग का ज्यादा हो गया जबकि हम लोगों ने रिकवरी कम करवा रखा है 36,000 का, क्यों कम हुआ, क्योंकि हमारा एस्टिमेटेड ये 0.50 वो कम हो गया, ठीक है, कंपेयर जो हमारा खर्चा हुआ, तो ये क्योंकि हमारा एस्टिमेशन सही नहीं बैठा तो हमारे लिए ये एडवर्स सिचुएशन हो गया, तो ये आंसर आ गया वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का। अच्छा अब इसके बाद हम लोग कौन सा बोल रहा है, वही वाला देखते, फिक्स्ड बोला है शायद, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, हाँ, और सेल्स प्रॉफिट वाला। अच्छा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसमें होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, देखो इसमें यूनिट बेसिस पे हम लोग रिकवरी क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड यूनिट बेसिस पे चेंज होता नहीं है, तो अगर याद है तो बजटेड हम लोग का 40,000 ही रहेगा, ठीक है, जो भी यूनिट प्रोड्यूस क्यों ना कर लो बजट के हिसाब से, जबकि एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड हुआ 39,200, ठीक है, ये वाला 39,200, तो इसका डिफरेंस जो कि ऑलरेडी टेबल में निकाल चुके हैं, लेकिन हमें बोला है इस तरीके से दिखाने के लिए तो दिखा रहे हैं फिर से, यहाँ पर हो जाएगा 800 फेवरेबल, तो फिक्स्ड ओवरहेड कम हुआ तो 800 फेवरेबल हो गया, और एक बोला था सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, और ये लास्ट है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, हाँ सेल्स
वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, मतलब वॉल्यूम की वजह से प्रॉफिट में जो चेंजेस दिखेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोगों ने कितना बेचने का सोचा था, 80,000, बजट तो 80,000 का था, बट बेचा कितना, 72,000। तो एडवर्स हुआ कि फेवरेबल, बोलो। इतना पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, एडवर्स होगा कि फेवरेबल होगा? 80,000 यूनिट बेचने का सोचा था, बट बेचा था एक्चुअली में 72,000। मैम एडवर्स, ऐड कर। एडवर्स आएगा, ठीक है। तो 80,000 को क्या लिखेंगे, बजटेड क्वांटिटी, और 72,000 को क्या लिखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन ये तो यूनिट में आंसर आ रहा है, हम लोग को रुपीस में आंसर चाहिए। इनटू क्या हो जाएगा, बोला है प्रॉफिट के बेसिस पे निकालने के लिए, ठीक है। तो मतलब कितना यूनिट हम लोगों ने कम बेचा, ये डिफरेंस हमें क्या बता रहा है कि हम लोग 8,000 यूनिट कम सेल कर पाए। तो 8,000 यूनिट जो कम सेल कर पाए, उस पे हमारा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, ये निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। जैसे ये स्टैंडर्ड ही क्यों लिया, क्योंकि देखो जैसे हम लोग लेबर का जब ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रेट लेते हैं, ठीक है। मटेरियल के केस में भी स्टैंडर्ड रेट लेते हैं, तो यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट होगा। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना हुआ, तो 80,000 पे 40,000 रुपीज का प्रॉफिट, 80,000 यूनिट पे 40,000 रुपीज का प्रॉफिट, तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना हुआ, बोलो। मैम 0.5। हाँ, 50 पैसे पर, 40,000 डिवाइडेड बाई 80,000, 0.50। 8,000 का 50% यानी 4,000 एडवर्स, ठीक है। बन गया ये वाला, ये पूछा था, बट इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अच्छा, अब हम लोग एक रेशियो वाला पॉइंट है वो करेंगे। इलास्ट्रेशन 7, ये वाला, ठीक है, इलास्ट्रेशन 7। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जो बजटेड रेशियो है वो क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, देखते हैं, देखते हैं। बजटेड कंट्रोल रेशियो ऐसे लिखते हैं, बजटेड कंट्रोल रेशियो। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, मैथ्स में कभी रेशियो तो देखे ही होंगे, ऐसे लिखा जाता है 2:3 इस तरीके से। मतलब जैसे मान लो एक्स बाई वाई फॉर्म में, जब हम लोग ऐसा एक्स बाई वाई फॉर्म को ऐसे करके लिखते हैं, तो वही तो रेशियो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें रेशियो निकालना है। रेशियो क्यों निकालना है, ताकि हम लोग कंट्रोल कर सके, किस चीज को बोल रहा है, देखो एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी या ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये रेशियो हमें इंडिकेशन देगा कि हमारा जो एक्टिविटी चल रहा है वो कैसा चल रहा है। जैसे तुम लोग 12th में किए होंगे, रेशियो एक चैप्टर अकाउंट्स में होता है, जहां पर करेंट रेशियो और क्या एसेट टर्नओवर रेशियो, काफी सारे रेशियो था पढ़ते थे। तो उससे क्या पता चलता था कि कंपनी का एसेट कितना, करेंट एसेट के मुकाबले करेंट लायबिलिटी कितना है, जो कि बेटर 2:1 होता था। अगर करेंट एसेट 2 हो तो करेंट लायबिलिटी 1, ये बेस्ट माना जाता था, ठीक है। अब इससे कम ज्यादा है तो उस तरीके से हमें एक्सप्लेनेशन देना होता है कि सही है कि खराब है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी बजटेड रेशियोज जो निकलेगा वो हमारे एक्टिविटीज को जो है कंट्रोल में रखने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे अगर हमारा मान लो ऐसे हुआ कि करेंट एसेट कम है, करेंट लायबिलिटी ज्यादा है, तो फिर हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे करके हम लोग उस सिचुएशन से ओवरकम कर सके, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो कि एक क्वेश्चन करने में तुम लोगों को मान लो 1 घंटा लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करने में 1 घंटा लगता है। अब हम एक टेबल बनाएंगे, मैक्सिमम आवर्स, बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। अच्छा, देखो
अब ये एग्जाम्पल हम बना रहे हैं इस बेसिस पे कि एक क्वेश्चन करने में अगर तुम लोग को 1 घंटा लगता है इस बेसिस पे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि तुम लोग का मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 10 क्वेश्चन करने का है 10 आवर्स में, ठीक है। या फिर ऐसे ऐसे करना चाहिए कि मैंने यहाँ लिखा है ना, एक क्वेश्चन करने में 1 घंटा लगता है। अब मान लो ऐसे लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आए, मतलब यही लिखना है, तुम लोग कुछ मत करो, ठीक है, हम लिख लियो तो सही है। मान लो हम लोगों ने सोचा है कि 10 आवर्स तुम लोग पढ़ाई करोगे, तुम लोगों ने सोचा है कि 10 आवर्स पढ़ाई करोगे, तो 10 आवर्स में कितना क्वेश्चन बन सकता है? 10 क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ जो बेस दिया है उसके हिसाब से तुम लोग एक घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 1 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। स्पेलिंग गलत है। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। अब तुम लोग अपना एक प्लान बना रहे हो कि ठीक है कि कैपेबिलिटी तो है 10 घंटा पढ़ने का, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो कि नहीं, हम लोग अपना जो प्लान बनाएंगे वो 10 घंटा पढ़ने का नहीं बनाएंगे, हम लोग वो प्लान बना रहे हैं 8 घंटा पढ़ने का, ठीक है। बजट यानी तो प्लान होता है। तो 8 घंटे में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? 8 क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है। तो ये क्या है? ये मैक्सिमम कैपेसिटी है कि 10 आवर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन प्लान किया कि नहीं नहीं 8 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब एक्चुअली में क्या हुआ? एक्चुअली में तुम लोगों ने पढ़ा 4 घंटा, ठीक है। मतलब पहले अपना जो कैपेबिलिटी है वो आइडेंटिफाई किया, जो कि है 10 घंटा पढ़ने का, और 1 घंटा में एक क्वेश्चन होता है तो 10 घंटा में 10 क्वेश्चन होगा। बट अपना जो प्लान है वो फिक्स किया 8 घंटा पढ़ने का, लेकिन उसमें भी वो भी नहीं पढ़े, ठीक है। 4 घंटा पढ़ लिया तुम लोगों ने, लेकिन क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लिए। सपोज कि क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये एक्चुअली में सिचुएशन। अब स्टैंडर्ड आवर्स जो है, इसमें इसका आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअली, है ना। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब अगर 6 क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करना है तो फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें कितना टाइम लगना चाहिए? स्टैंडर्ड तो बजट से ट्रांसफर होता है ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड बोल रहा है 1 घंटे में एक क्वेश्चन, तो फिर 6 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हम लोग, एक्चुअली में जो 6 क्वेश्चन हुआ है, स्टैंडर्ड में भी अगर 6 क्वेश्चन ही सॉल्व करते तो हमें कितना टाइम लगता? देखो, ये मैंने अपने मन से लिखा है, ठीक है, कि तुम लोग का मान लो 10 घंटा पढ़ने का कैपेसिटी और 10 घंटे में 10 क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन तुम लोगों ने प्लान किया है, प्लान, ठीक है, कितना घंटा पढ़ोगे? 8 घंटा, और उसमें 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में तुम लोगों ने 4 घंटा पढ़ा और 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर यही चीज बजट, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड से अलग हो गया ना, स्टैंडर्ड क्या है? 1 घंटे में एक क्वेश्चन, ये भी उसी हिसाब से बना हुआ, ये भी उसी हिसाब से बना हुआ, लेकिन एक्चुअली कुछ और हो गया। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर चलेंगे तो स्टैंडर्ड आवर्स 6 क्वेश्चन को बनाने के लिए कितने लगने चाहिए? स्टैंडर्ड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब समझते हो कि 6 क्वेश्चन बनाने के लिए 6 क्वेश्चन क्या है? एक्चुअल आउटपुट क्या है? 6 क्वेश्चन। हाँ बोलिए। 0.66। 0.66। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैंने क्या बोला कि एक्चुअल आउटपुट क्या है? 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए? 6 hours। यही तो पूछ रही हूँ। स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या लगना चाहिए? स्टैंडर्ड जो है वो कैसे बनता है? जब बजट स्टार्ट किया था या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया था, कहीं तो मैंने बोला था, याद है तुम लोग को? बजट का मतलब जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लान कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि देखो एक्चुअली हम लोग सोच ही रहे थे कि
4 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये 4 घंटे में 4 क्वेश्चन सॉल्व होता तो हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल बराबर होता। अब कंपेरेबल नहीं होगा ना, क्योंकि बजट तो 8 क्वेश्चन का बना हुआ है। तो अगर 6 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं तो बजट के हिसाब से हमारा कितना टाइम लगना चाहिए, तो यहाँ भी तो बराबर एक क्वेश्चन, यहाँ भी बराबर एक क्वेश्चन, यहाँ भी बराबर एक क्वेश्चन होगा। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से तो 6 आवर्स लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने 4 घंटे में पढ़ लिया, ठीक है। अब रेशियोज क्या है, हम यहाँ पर एक एक चीज बोलते जाएंगे, उसके हिसाब से निकालेंगे, नहीं तो फिर तुम लोग को फॉर्मूला रटना पड़ेगा, उसमें काफी मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये देखो, अगर 6 घंटे का काम 4 घंटे में हो गया, देखो ये क्या हुआ, 6 घंटे का काम 4 घंटे में हुआ, तो इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये कंपेयर करके क्या आएगा, एफिशिएंसी रेशियो आएगा, ठीक है। ये कंपेयर करके हमारे पास आएगा एफिशिएंसी रेशियो। तो मुझे बोला अगर 6 घंटे का काम 4 घंटे में हुआ तो एफिशिएंसी है या नहीं है। एफिशिएंसी क्या है, मोर देन 100% है कि लेस देन 100% है। मैम मोर देन 100%। ऑब्वियसली मोर देन 100% होगा, क्योंकि 6 घंटे का काम अगर 4 घंटे में कर लोगे तो मोर देन 100% ही होगा। अच्छा, अब मुझे ये जो एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है वो आवर्स के बेसिस पे करना है, ठीक है, ये आवर्स के बेसिस पे करना है। अब मुझे एक चीज बोलो, मुझे अगर आंसर मोर देन 100% चाहिए तो मुझे 6/4 4/6 लिखना चाहिए कि 6/4 लिखना चाहिए। देखो फॉर्मूला तो बहुत सारा है, अभी हम दे देंगे कॉपी में, लिखवा देंगे, वो रट के याद नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से याद करने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके याद करें। अगर मोर देन 100% है तो कौन सा हमारे लिए जो है एप्लीकेबल होगा, 6/4 लिखने से मोर देन 100% आंसर आता है कि 4/6 लिखने से। मैम 6/4। 6/4, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 6 का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड आवर्स। तो फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा, ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्चुअल आवर्स इंटू 100। यहाँ पर आंसर भी देख लो, 6/4 इंटू 100, 25 इंटू 6, 150%, ठीक है, ऐसे होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग ये दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें, स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। एक्टिविटी मतलब हम लोग कितना एक्टिव है। प्लान तो किया था हम लोगों ने कितना पढ़ने का, प्लान तो किया था हम लोगों ने पढ़ने का 8 घंटा, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग कितना पढ़ पाए, 6 घंटा पढ़ पाए, ठीक है। तो बोलो कि हम लोग क्या है, एक्टिविटी हमारा अच्छा है कि खराब है। 8 घंटा पढ़ने का सोचा था बट पढ़ा हम लोगों ने बस 6 घंटा, तो एक्टिविटी हमारा अच्छा है कि खराब है। खराब है मैम। ठीक है, तो फिर 8/6 लिखे कि 6/8 लिखे। खराब मतलब 100% से नीचे आना चाहिए। 6/8। 6/8 लिखेंगे, ठीक है। तो फिर 100% से नीचे आंसर आ जाएगा 6/8। 6 मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब इसमें बुक में देखोगे तो फॉर्मूला बस ऐसे लिखा हुआ है, अब ऐसे करके कैसे याद होगा इतना सारा फॉर्मूला, तो इसीलिए कुछ तो ट्रिक्स लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग याद रख पाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/8 इंटू 100, देखते हैं 75%। 75%। हाँ 75%, ठीक है। अच्छा, अब और क्या कंपैरिजन होगा, और देखो और कंपैरिजन होगा इन दोनों में, ये मैक्सिमम आवर्स ऐसे कर देते हैं और बजटेड आवर्स में कंपैरिजन होगा। अच्छा, इसके अलावा कंपैरिजन होगा बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स में, इन दोनों के बेस पे एक रेशियो है, और एक होगा मैक्सिमम आवर्स और एक्चुअल आवर्स। ठीक है, इस तरीके से याद रखो, ये टेबल याद करना पड़ेगा। टेबल थोड़ा याद कर लोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस होगा, एक दो क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा। वैसे एक ही क्वेश्चन है इसमें, ये पहले इन दोनों में कंपेयर किया, फिर इन दोनों में कंपेयर किया। अब देखो मैक्सिमम आवर्स के साथ बजटेड आवर्स, फिर बजटेड आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स, फिर मैक्सिमम आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स, इस तरीके से कंपैरिजन होगा। अच्छा, सबसे पहले ये वाला देखते हैं, ये वाला, ठीक है।
मतलब किसका कंपैरिजन, मैक्सिमम आवर्स और बजटेड आवर्स, ठीक है। तो इससे जो रेशियो निकल के आता है, इसमें कंपेयर क्या करेंगे कि हमारे पास कैपेसिटी कितना है और हम लोगों ने अपना प्लान कैपेसिटी के हिसाब से कैसा बनाया है। तो कैपेसिटी तो 10 घंटा पढ़ने का है, लेकिन हम लोगों ने अपना कैपेबिलिटी को कम यूज किया है, ठीक है। जैसे बजट में तुम लोग देखते हो ना कि मशीन इतना % काम कर सकता है, बट सिर्फ 80% यूटिलाइज किया जा रहा है मशीन का, तो यहाँ भी तो 80% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है। कैपेसिटी 10 घंटा पढ़ने का, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ 8 घंटा, मतलब 80% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इससे कंपेयर करके जो रेशियो आता है, इसका नाम है स्टैंडर्ड कैपेसिटी वेज, सॉरी स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, इसका नाम ये है, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों ने कैपेसिटी कम यूटिलाइज किया, तो फिर हमें 10/8 करना चाहिए कि 8/10। ऑब्वियसली 8/10 करेंगे तो कम आंसर आएगा, क्योंकि कैपेसिटी कम यूटिलाइज किया। तो 8 का मतलब क्या है, बजटेड आवर्स। तो ये हो जाएगा बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम आवर्स इनटू, मतलब 8/10 इंटू 180%, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना जो कैपेसिटी है वो कितना यूज किया है, 80% यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम ये वाला दिखा रहे हैं, ये, ठीक है। मतलब किसका कंपैरिजन, मैक्सिमम आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स का, ठीक है। कि हम लोग 10 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने कितना घंटा पढ़ा, 4 घंटा। तो इसमें भी हम लोगों ने अपना जो यूसेज है वो कम किया, ठीक है। एक्चुअल कैपेसिटी कम यूज किया, तो यहाँ पर इस रेशियो का नाम होता है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, ठीक है। तो कम किया है, 4 घंटा किया, जबकि कैपेसिटी था 10 घंटा। तो फिर मुझे अगर 100% से कम आंसर चाहिए तो 4/10 करना चाहिए, ठीक है। तो 4 का मतलब क्या है, एक्चुअल आवर्स, और 10 का मतलब है मैक्सिमम आवर्स इंटू 100। तो एक्चुअल आवर्स है 4, मैक्सिमम है 10 इंटू 100, यानी कि 40%, ठीक है। और एक बचा हुआ है, और ये वाला, ठीक है। ये किसके साथ किसका कंपैरिजन है, ये है बजटेड आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स का, ठीक है। तो बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोगों ने सोचा था 8 घंटा पढ़ेंगे, ये प्लानिंग किया था, बट एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा 4 घंटा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। इसका मतलब है कि हमारा जो बजटेड कैपेसिटी था, मतलब हम लोगों ने 8 घंटा पढ़ने का प्लान किया था, बट 4 घंटा ही पढ़ा। मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली कितना यूज किया बजटेड कैपेसिटी को। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, बजटेड कैपेसिटी का यूसेज पूछ रहा है, तो फिर रेशियोज में एक्चुअल और बजटेड आएगा। देखो ये नाम से पता चल जाएगा, एक्चुअल यूसेज और बजटेड कैपेसिटी, मतलब इसमें 2 चीज आएगा, एक एक्चुअल यूसेज है और एक बजटेड कैपेसिटी। तो हम लोगों ने कम यूटिलाइज किया, 8 घंटे की जगह 4 घंटा पढ़ा है, ठीक है। तो हमें 4/8 करना पड़ेगा। तो 4/8 करेंगे, तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा, 4 का मतलब है एक्चुअल आवर्स, और 8 का मतलब है बजटेड आवर्स। 4/8 इंटू 100, तो ये हो गया 50%, ठीक है। ये ही बस कुछ रेशियोज है, जिसको इस तरीके से, ये मेरा एग्जांपल याद कर लोगे एक बार तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि हमारे पास लेकिन एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन के बेसिस पे बता देते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार बता देते हैं, पहले हमें रेशियोज में ये 4 चीज नॉर्मली मिलेगा, ठीक है। एक हो जाएगा मैक्सिमम आवर्स, मतलब हमारा कैपेबिलिटी कितना है, जैसे मशीन का कैपेबिलिटी कितना है या फिर किसी ह्यूमन बीइंग का। लेकिन क्या जरूरी हम लोग फुल कैपेबिलिटी यूज कर रहे, नहीं, हम लोग कम यूज कर सकते, उससे ज्यादा, ठीक है। उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, कम कर सकते। तो बजटेड आवर्स, तो हमारे पास 10 घंटा पढ़ने का कैपेबिलिटी है, मतलब हम लोग 10 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि नहीं नहीं 8 घंटा पढ़ने का प्लान करते हैं, जबकि हम लोगों ने उसमें पढ़ा 4 घंटा। लेकिन एक स्टैंडर्ड बीच में कहां से आ गया, ये इसीलिए आ गया क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने 4 घंटे पढ़ के 4 क्वेश्चन
क्वेश्चन करना था लेकिन हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर डाला, ठीक है। तो इसीलिए हमें अब निकालना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, कि एक्चुअली 4 घंटे में कितना जो है, सॉरी 6 क्वेश्चन करने के लिए हमें कितना टाइम लगना चाहिए था, 6 घंटा लगना चाहिए था। तो इसका मतलब हम लोग एफिशिएंट है, तो ये एफिशिएंसी रेशियो हो गया, ठीक है। और हमारा एक्टिविटी कैसा है, मतलब हम लोग सोचे थे कि हम लोग 8 घंटा पढ़ाई के लिए एक्टिव रहेंगे, लेकिन हम लोग कितना एक्टिव रहे, बस 6 घंटा ही एक्टिव रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जो एक्टिविटी रेशियो ये कंपेयर होता है बजट और स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। तो ये देखो एक्टिविटी रेशियो ऐसे हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कंपेयर किया, मैक्सिमम आवर्स के साथ बजटेड आवर्स। तो हमारा कैपेबिलिटी तो 10 घंटे का था, बट प्लानिंग 8 घंटे का किया, तो फिर 8/10 80% हम लोगों ने अपना कैपेबिलिटी यूज करने का सोचा। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखा, ये मैक्सिमम आवर्स के साथ एक्चुअल आवर्स। तो हम लोग 10 घंटा काम कर सकते, बट हम लोगों ने 4 घंटा ही काम किया, मतलब पढ़ाई किया, ठीक है। तो एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, और उसके बाद एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। ये जब क्वेश्चन में नाम देगा तो ये तो फॉर्मूला जो है आराम से लिख सकते हो, एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स जो है ये दोनों पॉइंट आएगा। बस हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या जाएगा उसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आराम से रख सकते हो। और एक होता है वो बता देते हैं, कैलेंडर रेशियो। कैलेंडर रेशियो, ठीक है। कैलेंडर रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देते पर्टिकुलर्स बजटेड डेज, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्चुअल डेज और कैलेंडर रेशियो, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलर्स में डेज लिखेंगे। हम लोगों ने सोचा था मान लो कि 20 दिन काम करेंगे, लेकिन एक्चुअली किया 18 डेज काम, ठीक है। तो फिर हमारा सिचुएशन क्या होगा, खराब है कि अच्छा है, ऑब्वियसली खराब है। 20 दिन पढ़ने का सोचा था, 18 दिन पढ़ा मान लो, तो फिर खराब है। खराब है तो आंसर 20/18 करना चाहिए कि 18/20। 18/20 करोगे तो 100% से कम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ये कैलेंडर रेशियो ऐसे होना चाहिए 18/20 इंटू 100, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने 90% जो है यूटिलाइजेशन किया। अब इसका फॉर्मूला कैसे हो गया, 18 का मतलब एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय बजटेड डेज इंटू 1, ठीक है। बस इतना ही सीखना है। अब ये करने का कोशिश करना है, ये जो इलास्ट्रेशन 7 दिया है इसको हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे ऑफ 5 डेज पर वीक। मतलब 8 आवर्स पर डे का मतलब एक दिन में कितना घंटा काम होता है, 8 घंटा काम होता है। एक दिन में 8 घंटा काम होता है। और एक वीक में कितने डेज काम होते हैं, बोल रहे हैं कि 5 डेज, स्टैंडर्ड के हिसाब से यही दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड ये दिया हुआ है। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 एम्प्लॉय, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 50 एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा ये डेटा है। फिर इसके बाद एक्चुअल 2 डेटा है, फिर ये स्टैंडर्ड का है, फिर एक्चुअल है ये वाला, फिर ये स्टैंडर्ड का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोला है। बोल रहा है, अच्छा यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं, अगर 1 वीक में 5 डेज है और एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो 1 वीक में कितने दिन कितने आवर्स काम होते हैं ये बताओ। 40 आवर्स। 40 आवर्स। 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ये 4 वीक पीरियड का है, ठीक है। तो फिर 4 वीक में कितना आवर्स काम हो रहा होगा, 160 आवर्स। हाँ 40 इंटू 4, ये 1 वीक का है तो 4 वीक का ज्यादा हो जाएगा, मतलब 160 आवर्स, ठीक है। अच्छा, और इतने में हम लोग मैक्सिमम 50 इंप्लॉइज को काम में लगा सकते हैं। ये तो एक इंप्लॉय का डेटा हो गया। तो अगर हम लोग 50 इंप्लॉय से काम करवाएंगे तो फिर हमारा कितना आवर्स काम होगा, 160 आवर्स इंटू क्या करना पड़ेगा बोलो, ये एक इंप्लॉय का है 50। हाँ 50 इंप्लॉय का कितना, 8000 होगा। 8000 आवर्स, ठीक है। ये किया हुआ है। स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक, ठीक है। ये देखो 4 वीक में स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड, ठीक है। मतलब कितना स्टैंडर्ड आवर्स काम हो सकता है, तो ये 8000 इस तरीके से निकाला हुआ है। अच्छा, जो भी हो ये कैलकुलेशन हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है।
एक्चुअल वर्किंग, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने 40 इंप्लॉइज को काम में रखा है, तो एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क पर 4 वीक बोल रहे हैं 6400। ये भी हम लोग खुद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, ये देखो ऐसे निकालेंगे। देखो हमारा ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो स्टैंडर्ड तो फिक्स्ड है हम लोग का कि 8 आवर्स पर डे, एक दिन में कितना काम होता है 8 घंटा, ठीक है। और एक हफ्ते में, एक वीक में 5 दिन काम होता है, ठीक है, अभी अभी किया था। तो फिर 1 वीक में कितने आवर्स काम होते हैं, अभी निकाला था, 5 इंटू 8 करोगे तो 40। और ये 4 वीक का है, तो 4 वीक में कितना काम होगा 160। लेकिन ये कितने एम्प्लॉय के लिए हम लोगों ने, ये एक एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो अगर 40 एम्प्लॉयज एक्चुअली में काम कर रहे हैं, तो 40 एम्प्लॉयज के थ्रू से कितना आवर्स काम हमें मिलेगा 6400। यहाँ पर वही दिया हुआ। 8000 कैसे निकाला है इन्होंने, वो भी मैंने बता दिया, इन्होंने निकाल के दे दिया है। वैसे क्वेश्चन आसान है, लेकिन हम बता रहे, बाई चांस निकाल के नहीं दिया तो कैसे निकालोगे। और ये दोनों कैसे निकालना है, कैसे निकाला है इन्होंने, वो मैंने बताया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक है एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क पर 4 वीक, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग का एक्चुअल इतना आवर्स काम होना चाहिए, और स्टैंडर्ड आवर्स के हिसाब से 4 वीक में इतना आवर्स काम होना चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड तो हमें ये बोल रहा है कि हम लोग 50, देखो ये आवर्स, ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है एक दिन में 8 घंटा और एक हफ्ते में 5 दिन, ये स्टैंडर्ड में भी जैसा था, प्लानिंग भी जैसा था, एक्चुअली में भी वही एग्जीक्यूट हुआ। सिर्फ डिफरेंस एम्प्लॉय का हुआ है कि एक्चुअली में सोचे थे 50 एम्प्लॉय को, सॉरी स्टैंडर्ड में सोचे थे 50 एम्प्लॉय को लेंगे, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने 40 एम्प्लॉय को लेके काम किया, तभी इसी ये वेरिएंसेस दिख रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है एक्चुअल आवर्स वर्कड इन 4 वीक पीरियड 6000, स्टैंडर्ड आवर्स अर्न इन 4 वीक पीरियड 7000 आवर्स। द रिलेटेड पीरियड इज फॉर 4 वीक। इन दिस पीरियड देयर वाज a one special day holiday due to national event. Calculate the following ratio: efficiency, activity, calendar, standard capacity usage, actual capacity usage, actual usage of budgeted capacity ratio। जो अभी सिखाया वही वाला। तो इसमें हम लोग देखो अभी जैसा जैसा कॉलम किया ना वैसे ही करेंगे। मैक्सिमम आवर्स, बजटेड आवर्स, अभी मैंने जो सिखाया उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन हम तुम लोग को दिखाते हैं कैसे करके हम लोग इस टेबल में कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला मेरा एग्जाम्पल याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। मैक्सिमम आवर्स, फिर बजटेड आवर्स, उसके बाद स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। मैक्सिमम आवर्स का मतलब क्या, हम लोग मैक्सिमम कितने लोगों को लेके काम कर सकते हैं, 50 इंप्लॉइज को लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। और काम करवाने का पैटर्न क्या है, बोल रहा है कि 8 आवर्स पर डे ऑफ 5 डेज पर वीक, और ये पूरा डेटा हमारे 4 वीक से रिलेटेड है। मतलब हम ऐसे लिख दे, ऐसे लिख देते हैं, देखो 8 आवर्स पर डे इंटू 5 डेज पर वीक इंटू 4 वीक इंटू 50 एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 8000 आवर्स। ये किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 8 आवर्स ऐसे करके, तो 8 आवर्स पर डे इंटू 5 डेज पर वीक, मतलब वीक 1 वीक में 1 वर्कर का कितना हो रहा है, 4 वीक्स में कितना, फिर 50 इंप्लॉइज अगर ले रहे हैं एक वर्कर और ये 50 इंप्लॉइज हो जाएगा तो फिर कितना होगा। अच्छा सेम तरीके से ये वाला भी होगा, बजटेड वाले में भी वही है, ये वाला हमारा फिक्स रखा है, इन्होंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया प्लानिंग में कि भाई एक दिन में 8 घंटा ही काम करवाएंगे, ठीक है, प्लानिंग यही है। और एक हफ्ते में 5 दिन काम करवाएंगे, 5 डे पर वीक, ठीक है। और 4 वीक का ही पीरियड रखने वाले हैं, लेकिन बस प्लानिंग में फर्क इतना लाया है हम लोगों ने कि हम लोग 40 इंप्लॉय को लेके काम करें। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 6400 आवर्स, ठीक है, 6400 आवर्स। और स्टैंडर्ड आवर्स क्या दिया हुआ है देखते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स ये देखो, स्टैंडर्ड आवर्स अर्न इन 4 वीक पीरियड 7000 दे ही दिया है क्वेश्चन। और एक्चुअल आवर्स ये दे दिया है 6000 आवर्स, दे दिया है। ये क्वेश्चन में सारा चीजें डायरेक्टली दे दिया है, बस हमें सही सही कॉलम में पुट कर देना है। देखो चारों चीज हमें दे रखा है, देखो तो हमारा जो
कॉलम है उसके हिसाब से अगर चलोगे तो देखो हमारा कॉलम क्या है, पहला ये देखो एक्चुअल, ये जो एक्चुअल दिया हुआ है एक्चुअल आवर्स वर्कड इन 4 वीक पीरियड, ये तो हमारे एक्चुअल वाले कॉलम में चला जाएगा। फिर बोल रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स, ये हमारे स्टैंडर्ड वाले कॉलम में चला जाएगा। ये क्या बोल रहा है देखो, स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्न पर 4 वीक, मतलब एक्सपेक्टेड ये हो रहा है कि एक्चुअल मतलब हम लोग ये स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड जो है ये दिया हुआ है हम लोग का 8000, मतलब हम लोगों का ये क्या हो गया कि हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट का मतलब एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम लोग 4 वीक में इतना घंटा काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का एक्सपेक्टेड है, मतलब ये हम लोग का कैपेसिटी है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्क पर 4 वीक 6000 वर्ड, लेकिन एक्चुअल आवर्स के साथ अगर कंपेयर करें तो फिर हमारा 6400 आवर्स ही प्लानिंग में आया है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया मैक्सिमम आवर्स, ये बजटेड आवर्स, ये स्टैंडर्ड आवर्स और ये एक्चुअल आवर्स। बस अब हमें क्या निकालना है, एक एक करके जो है इसमें फॉर्मूला जो हमें बोला है रेशियोज का नाम, एक एक करके हमें वो रेशियो निकालने हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कौन सा रेशियो बोला है देखते हैं। अच्छा, डेज का भी देख लेते हैं, डेज भी बोला है शायद यहाँ पर। एक्चुअली कितना दिन काम हुआ है वो पहले निकालना पड़ेगा, एक्चुअल डेज हुआ, एक्चुअल डेज, एक्चुअल डेज है, कैसे निकालेंगे देखो, 5 दिन, एक हफ्ते में 5 दिन, ठीक है, तो 4 हफ्ते में कितना दिन, 4 वीक इंटू 5 डेज पर वीक, तो 4 हफ्ते में 20 डेज। ठीक है, ये एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेटेड वाला है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड वाला है क्योंकि एक्चुअली में तो एक दिन छुट्टी हुआ है ना, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का बजटेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बजटेड डेज, कि हम लोग इतना दिन काम करेंगे ये सोच रखे थे, बट एक्चुअल कितना दिन काम हुआ, एक दिन छुट्टी था, यहाँ पर बोल दिया है, वन स्पेशल डे हॉलीडे था ड्यू टू नेशनल इवेंट। ठीक है, तो फिर काम कितने दिन हुआ, 19 डेज। छुट्टी का रीजन जो भी हो, काम तो नहीं हुआ ना एक दिन, तो वही हमें फाइंड आउट करना। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके रेशियो निकालेंगे। सबसे पहला रेशियो बोला है एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो याद करो कैसे हो रहा था कि हम लोग 4 घंटे में 6 क्वेश्चन कर दिए, बट अगर देखा जाए स्टैंडर्ड के हिसाब से तो 4 घंटे में 6 क्वेश्चन करने में 6 घंटा लगना चाहिए। तो कंपैरिजन किसका था, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का था। ठीक है, ये दोनों का था। ठीक है, तो 7000 घंटा और 6000 घंटा, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था देखो, फॉर्मूला याद करो, 6 घंटे में 6, तो हम लोग एफिशिएंट निकले, तो एफिशिएंट में आंसर हम लोगों ने कैसे निकाला, 6/4 करके, तो 6 क्या था, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स। मतलब सीधा बात है, जो काम हमें 7 घंटा लगेगा स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो काम हम लोगों ने 6 घंटे में कर दिया, तो हमारे लिए अच्छा है, हम लोग एफिशिएंट है, तो आंसर मोर देन 100% आएगा। तो ये देखो 7000 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 7/6, 1 अच्छा इंटू 100 कर लेंगे, 116.66%, ये आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो हो गया। इसके बाद बोला है एक्टिविटी रेशियो, हम लोग कितना एक्टिव है। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, याद करो, हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोगों को प्लानिंग क्या था, हम लोग का प्लानिंग क्या था और स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों ने कितना काम किया, ये दोनों का कंपैरिजन। तो प्लानिंग कितना था 6400, हम लोगों ने काम कितना किया 7000 आवर्स किया, तो अच्छा है, ज्यादा किया, तो ज्यादा का आंसर कैसे मिलेगा, 7000/6400 करोगे तो मिलेगा, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स इंटू 100, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 7000, बजटेड आवर्स कितना है 6400 इंटू 100, 109.375 इतना परसेंट। ठीक है,
अच्छा, फिर थर्ड नंबर में देखते हैं क्या रेशियो दिया है। एक्टिविटी के बाद है कैलेंडर रेशियो, तो ये तो सबसे आसान है। कैलेंडर रेशियो, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना दिन काम करने का सोचा था, 20 डेज। किया कितना दिन, 19 डेज, ठीक है। तो फिर कम काम किया तो आंसर मेरा जो है कम में आना चाहिए। तो कम कैसे आएगा, 19/20 करेंगे तो कम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल डेज बाई बजटेड डेज इंटू 100। तो 19/20 इंटू 100, तो 20 और ये 100, ये 5 हो जाएगा। 19 इंटू 5, 95%, ठीक है। कैलेंडर रेशियो निकल गया। उसके बाद स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, तो इसको कैसे याद रखोगे, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। तो देखो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो मतलब हमारा कैपेसिटी क्या था, हम लोगों ने कितना कैपेसिटी यूटिलाइज किया, वो तो फर्स्ट दो कॉलम के कंपैरिजन से पता चलता है। जैसे मेरा एग्जांपल याद करो, हम लोग 10 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना करने का सोचा है, 6 घंटा करने का सोचा था, शायद 8 घंटा करने का सोचा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग 8000 घंटा काम कर सकते हैं, बट हम लोगों ने प्लानिंग 6400 घंटा काम करने का सोचा है, तो कैपेसिटी कम यूटिलाइज करने का सोचा है। तो फिर आंसर कैसे आएगा, कम का आंसर 6400/8000 करने पे आएगा, ठीक है। तो 6400/8000 करने पे आएगा। तो 6400 हम लोग का क्या है, बजटेड आवर्स, और 8000 हम लोग का क्या है, 8000 है हम लोग का मैक्सिमम आवर्स। इसका आंसर हो जाएगा यहां से 2 जीरो, ये 80%, ठीक है, 80%। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो हो गया। फिर एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो ये कैसे निकालेंगे। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेम ऐसा ही होगा। बजटेड कैपेसिटी में बजट बाय मैक्सिमम, यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल बाय मैक्सिमम, ठीक है। मतलब हमारा कैपेबिलिटी कितना है और एक्चुअली में हम लोगों ने उस कैपेबिलिटी का कितना यूज किया, ठीक है। तो 8000 कैपेबिलिटी है, बट एक्चुअली कैपेबिलिटी यूज हुआ है 6000 आवर्स। तो ये हो जाएगा 6000/8000 करने से 75% आ सकता है। सिक्स्थ नंबर, actual usage of budgeted capacity ratio, actual usage of budgeted capacity ratio, ठीक है। तो एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, तो क्या क्या यूज करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, हमें एक्चुअल यूसेज का जरूरत है और बजटेड कैपेसिटी का जरूरत है। तो देखो एक्चुअल यूसेज क्या है, 6000, बजटेड क्या है 6400, मतलब प्लानिंग था 6400 का, बट एग्जीक्यूट किया 6000 आवर्स, तो खराब किया है। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर कैसा आना चाहिए, 6000/6400 के बेसिस पे आना चाहिए, तभी लेस देन 100% पे आंसर आएगा। तो 6000 डिवाइडेड बाई 6400, तो 6000 को क्या बोलेंगे, एक्चुअल यूसेज यानी एक्चुअल आवर्स, और ये हो जाएगा बजटेड इंटू 100। तो ये हो जाएगा 6000/64, 93.75% बन गया, ठीक है। तो देखो, और एक तरीके से भी याद रख सकते हो, सिंपल ये वाला देखो तरीका, ये जो सबसे लास्ट वाला है एक्चुअल यूसेज और बजटेड कैपेसिटी, तो ये तो बता ही दे रहा है कौन सा दो एलिमेंट्स हमें चाहिए। अब उसको कैसे सेट करोगे, तो दिमाग में जो मैंने मतलब जो स्टोरी बताई उसको जरूर याद रखो। एक्चुअल यूसेज मतलब एक्चुअली कितना काम किया, बजट मतलब प्लानिंग। अब चेक करो प्लानिंग क्या था और बजट क्या था। तो बजट था मतलब प्लान था 6400 घंटे का काम करने का, एक्चुअली 6000 घंटा काम किया, तो खराब किया, खराब किया मतलब 100% से कम। अब कितना बाई कितना करने से 100% से कम आएगा, तो ऑब्वियसली 6000/6400 करने से। अब फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। और ये दो कैसे याद रखोगे, ये दोनों में एक सिमिलरिटीज है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, दोनों में
क्या आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर नीचे मैक्सिमम आवर्स आ जाएगा। मतलब ये दोनों ही कंपैरिजन जो है हमारे कैपेबिलिटी के ऊपर है, कैपेसिटी बोला है ना, कैपेबिलिटी के ऊपर है कि हमारा कैपेबिलिटी कितना था और हम लोगों ने कितना यूटिलाइज किया, हमारा कैपेबिलिटी कितना था, हम लोगों ने कितने का प्लान बनाया, ये दो चीज। ठीक है, तो फिर अब देखो दोनों ही केस में हमारे प्लानिंग से हम लोगों ने खराब किया, सॉरी हमारे कैपेबिलिटी से प्लानिंग भी खराब किया, एक्चुअली में भी खराब किया। तो खराब किया तो कितना बाय कितना करने से आंसर आएगा, फिर उस बेसिस पे लिख लो, दोनों में सेम तरीके का। कैलेंडर का तो बहुत ही आसान है कि हम लोगों ने जो काम किया वो प्लानिंग से कम या ज्यादा किया, प्लानिंग से कम किया तो फिर खराब होगा, मतलब परसेंटेज 100 से नीचे आना चाहिए, तो फिर कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे जाएगा, कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर में जाएगा, उस हिसाब से लिख दो। अब बचा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमेशा आवर्स जो है, मतलब हमारा एक्चुअली आवर्स हम लोगों ने कितना यूटिलाइज किया, एक्चुअली कितना आवर्स काम किया, और स्टैंडर्ड के हिसाब से उतने ही आउटपुट के लिए कितना आवर्स काम करना पड़ता। तो ये देखो, तो ये हम लोग का बोल रहा है अच्छा है, 7000 घंटा काम करना पड़ता जबकि 6000 घंटे में काम कर लिया, तो इसका मतलब इसीलिए देखो ऊपर 7000 नीचे 6000, तो इस तरीके रेशियो ये आ गया। ठीक है, और एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या है, हम लोग कितना एक्टिव है वो कैसे पता करेंगे, कि हमारा प्लान क्या था और जो एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ उसको प्रोडक्शन करने में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए था। 7000 घंटा जबकि प्लानिंग था 6400 घंटा काम करने का, तो प्लानिंग जो था उससे हम लोगों ने ज्यादा स्टैंडर्ड आवर्स देखा है। ठीक है, मतलब क्यों, देखो एक्चुअली तो काम इतना घंटा किया है, लेकिन स्टैंडर्ड आवर 7000 घंटे का मतलब है कि ये इतने घंटे का काम एक्चुअली स्टैंडर्ड के हिसाब से 7000 घंटा लगता है। ठीक है, लेकिन हमारा प्लानिंग तो था बस 6400 घंटा काम करने का, तो हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो एक्टिविटी अच्छा है, मतलब हम लोग अच्छे एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी याद कर सकते हो, जस्ट फॉर्मूला ऐसे ही याद नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ऐसे फॉर्मूला याद नहीं किया जाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है याद करना। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है बस एक केस स्टडी, एक केस स्टडी क्वेश्चन बचा है। देखते हैं कितना है, पता थोड़ा पड़ा है लेकिन आसान है। अच्छा, केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ नहीं, यहाँ ये वाला, ये नया है। ठीक है, एम लिमिटेड इज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, produces a product A. The company is in process of preparing its revenue budget for the year 2024. तो एम लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है, और ये क्या करना चाहती है, ये प्रिपेयर करना चाहती है अपना रेवेन्यू यानी सेल्स बजट 2024 का। द कंपनी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द बजट। तो ये इंफॉर्मेशन से हमें बजट बना के देना है, रेवेन्यू बजट बना के देना। इट हैज एंटिसिपेटेड, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि 12% ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम फ्रॉम द ईयर 23 टू 23 ऑफ 4,20,000 टन। ठीक है, तो बोल रहा है कि सेल वॉल्यूम्स जो अभी 4,20,000 चल रहा है 2024 में, 23 का ये चल रहा है, 12% ग्रो हो जाएगा कब, 2024 में, ये इनका कहना है। ठीक है, तो हम लोग रेवेन्यू बजट बनाएंगे तो उसमें सेल्स का डेटा तो होना चाहिए। तो चलो एक एक पॉइंट का हम लोग बजट यहाँ पर बनाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रेवेन्यू बजट, ब्रैकेट में फ्लेक्सिबल बनेगा, फ्लेक्सिबल बजट बन रहा है ये ऑफ एम लिमिटेड फॉर 2024, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 2023 और बजट बनेगा करेंट ईयर 2024। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दे दिया, यहाँ नीचे पढ़ के देखो क्या बोला है लास्ट लाइन में। You being an associate to the budget controller of the company is expected to answer the following. हमें ये आंसर देना है, what would be the sales volume for the financial year 2024, सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, ये सब पूछा है। ठीक है, तो ये सब आंसर हमें देना पड़ेगा। ठीक है, कि सेल्स मतलब देखो अगर मुझे केस स्टडी क्वेश्चन दे रहा है तो मुझे यहाँ बता दिया है कि क्या क्या क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मुझे सेल्स वॉल्यूम चाहिए 24 का, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। मुझे ये पता करना है कि क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना यूज होगा 24 में, और कार हायर चार्जेस का कुछ डिटेल्स होगा वो 23 में कितना
है और बोल रहा है कार हायर चार्जेस 24 में कितना होगा और व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट और लॉस फॉर 2024। प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब सेल्स से टोटल कॉस्ट लेस करना पड़ेगा। तो ये पूरा डेटा ही हमें सेल्स और कॉस्ट दोनों ही चाहिए, ठीक है। सेल्स और कॉस्ट जो भी चीजों का हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। तो सेल्स वॉल्यूम जो है वो टन में है। प्रीवियस ईयर मतलब 23 का कितना है 4,20,000। अच्छा, अगर 24 में 12% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा सेल्स वॉल्यूम बताओ। अगर 12% इंक्रीज होगा, बता दिया ना, जैसे बताए वैसे करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा। बोलो कितना होगा। 12% इंक्रीज होगा बोला है 24 में, तो कितना होगा 4,20,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा बताओ। नहीं बता सकते। 4,70,400। हाँ, ये करना चाहिए ऐसे, तो आंसर आ जाएगा 4,70,400, ठीक है। इतना हो जाएगा सेल्स वॉल्यूम। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है 23,000 पर टन, ये इंक्रीज होगा 10%। कब होगा? जब होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस पर टन, तो ये है 23,000, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट तब होगा जब होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होगा बाई 5%। तो हमें पहले का तो होलसेल प्राइस इंडेक्स वगैरह पता भी नहीं, मतलब बोल रहा है कि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ गया 5% से तो ये 10% बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है कि नहीं वो तो हमें नहीं पता ना, ठीक है। और उस पर हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका हम लोग कितना रखेंगे। वो अगर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा तो फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके कैलकुलेशंस हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि उसके रिगार्डिंग डेटा है ही नहीं। जैसे देखो, अगर हमें पता नहीं होता कि ये 4,20,000 है तो ये 12% किस पे लगाते। वैसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो पहले कितना था, अभी कितना बढ़ रहा है, वो पता होगा तब ना कुछ एप्लीकेबल करेंगे। तो फिर इसको हम लोग ये ऐसे ही लिखेंगे 23,000, ठीक है। बोल रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स अगर इट विल बी इंक्रीज बाय 10% प्रोवाइडेड, अगर ये हुआ तो, ठीक है। तो फिर ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा जो 12% ग्रोथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में, वो हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो सब जो दिया हुआ है उसको अभी हमें अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उसके लिए हमारे पास प्रीवियस कोई डेटा है नहीं। फिर बोल रहा है, अच्छा अब सेलिंग प्राइस पर टन हो गया, अब सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं। सेल्स वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा। इसको ऐसे नाम दे देते ए बी और सी। बोलो सेल्स वैल्यू कितना, कैसे निकालोगे। इतना टन इतना रुपए पर टन करके बिकेगा तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कैसे निकालेंगे। ए इंटू बी करके, ऑब्वियसली कि 23,000 पर टन के अकॉर्डिंग 4,20,000 का कितना हो जाएगा। तो ये कुछ हो गया 9,666, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं 96,600। यहाँ से सब इन लैख में कर देते क्योंकि इतना बड़ा डेटा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन लैख। अच्छा, तो फिर यहाँ पर वही 23,400, तो ये हो जाएगा 108,192। लैख में 5 जीरो होता है, 5 जीरो हटाने के बाद जो बचा वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 1,08,192, बट ये इन लैख है। सेल्स वैल्यू आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर बोला है टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ प्रोडक्ट, 1 टन प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 2.3 टन ऑफ रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो एक टन प्रोडक्ट के लिए 2.3 टन मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकालने पड़ेगा। ये तो सेल्स निकल गया, अब सारा कॉस्ट निकालेंगे, उसे लेस करेंगे तब प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पर लिख देते हैं डी पॉइंट, ठीक है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट इसमें लिखेंगे पहला क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना क्वांटिटी मटेरियल लेना पड़ेगा। तो 2023 के अकॉर्डिंग देखो 2.3 टन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर होता है 1 टन बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर 2.3 टन, इसको कैसे लिखे, 2.3 टन रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। अच्छा, 2.3 टन पर प्रोडक्शन, ठीक है, पर प्रोडक्शन
ये भी टन में है, इनटू टोटल जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ दिया हुआ है, पॉइंट ए में। ये देखो हम लोग 4,20,000 टन प्रोड्यूस करेंगे ना, तो 2.3 टन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 4,20,000 टन प्रोड्यूस करने के लिए 2.3 के अकॉर्डिंग हमें 9,66,000, ये लैख में ही आया इसलिए लिख दिया पूरा, इतना टन हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। और रॉ मटेरियल कितने का मिलता है, 4,500 पर टन। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे प्राइस पर टन। ठीक है, तुम लोग लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हो, ये मैंने टेबल में दिखा दिया। प्राइस पर टन दे दिया है 4,500 पर टन। ठीक है, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मल्टीप्लाई करेंगे, इतना टन हमें चाहिए, एक टन 4,500 का है, तो टोटल कितना रुपए का हमें मटेरियल चाहिए, 4,3,470 इतना लिखेंगे, 4,3,470, 5 जीरो हट जाएगा मतलब लैख में ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब इधर वाला देखते हैं, ये इधर इधर कितना होगा, यहाँ पर प्राइस कितना होगा, यहाँ पर भी बोला है कि द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल आल्सो इंक्रीज बाय 10% इफ WIP इंक्रीज बाय 5%। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट तो नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर जितना है उतना ही लिखेंगे, ये 4,500 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना टन रिक्वायरमेंट होगा वो तो निकालना पड़ेगा। तो 2.3 इंटू 4,70,400, 2.3 इंटू 4,70,400, तो 24 के लिए हमें इतना टन चाहिए, इतना टन मटेरियल चाहिए, 10,81,920, 10,81,920, 4,500 करके मिलेगा। तो ये हो गया 448, इसमें हमें कहां तक लिखना है, इसमें ऐसे पॉइंट में आ जाएगा, इसको 1 लाख से डिवाइड करते हैं तो इन लाख में पता चल जाएगा कितना होगा, इतना होगा 48,686.4, ये इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, देखते हैं क्या डेटा है। द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन WIP फॉर 22, ये 22 का दे रखा, पर 22 का हमारे किस काम का, अच्छा यहाँ पर देखते बोल रहा है ए टोटल ऑफ 6,000 एम्प्लॉय वर्क फॉर कंपनी, द कंपनी वर्क्स 26 डेज इन ए मंथ। बोल रहा है कि कंपनी जो है 6,000 एम्प्लॉय को लेके काम करती है और एक महीने में 26 दिन काम करवाती है। ठीक है, और कंपनी का देखो एम्प्लॉय क्या बोल रहा है, 85% एम्प्लॉइज of the company are permanent and getting salary as per 5 years wage agreement. The earning per man shift means an employee cost for a shift of 8 hours is 3,000 excluding terminal benefit. The new wage arrangement will be implemented from 1st July. It is expected that 15% increase in pay will be given. Or the casual employees were getting a daily wage of 850. The wage is linked to consumer price index. The price index 165.17 point and it is expected to be 173.59 points in year. ठीक है, अच्छा देखो तो दो तरीके का एम्प्लॉय है, एक है कैजुअल एम्प्लॉय, ठीक है, और एक है हम लोग का परमानेंट। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं वेजेस टू कैजुअल एम्प्लॉय, यहाँ पर पहले पॉइंट बना लेते हैं, वेजेस एंड सैलरी बोलते हैं, ई wages and salary cost. Wages to casual employee, casual employee, वेजेस टू कैजुअल एम्प्लॉय देखते हैं। बोल रहा है कि 85% एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी परमानेंट, कैजुअल कितने हैं, इसका मतलब अगर 85% परमानेंट है तो 15% कैजुअल होंगे। टोटल एम्प्लॉय 6,000 है, तो आउट ऑफ 6,000 कितने जो है हम लोग के कैजुअल होंगे, 15%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 500 एम्प्लॉइज। ठीक है, अच्छा अब 500 एम्प्लॉइज को कितना हमें वेजेस देना पड़ेगा वो देखते हैं। तो ये हमारे कैजुअल का बोला है 850 करके देना पड़ता है। ठीक है, 850 करके देना पड़ेगा डेली में, और काम कितना दिन होता है, 26 डेज इन ए मंथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 डेज होता है मंथली, तो पूरे साल में कितना होगा, एक महीने में 26, तो 12 मंथ्स करेंगे तो 12 महीने का निकल जाएगा। ठीक है, एक एम्प्लॉय का 850, ठीक है, एक एम्प्लॉय का 850, तो इसका मतलब
ये 900, तो 900 एम्प्लॉय का कितना हो, ठीक है, ये 900 एम्प्लॉय का कितना हो जाएगा। तो ये क्या निकाला, 26 डेज गिवन था क्वेश्चन में कि एक महीने में, सॉरी हाँ, एक महीने में 26 डेज काम होता है, यही बोला था, ठीक है, एक महीने में, तो 12 महीने में कितने दिन काम होंगे, ठीक है, और 900 और 850 जो है पर डे का दिया जाता है, ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, पूरे साल का कितना होगा, वो एक एम्प्लॉय का निकलेगा, तो 900 एम्प्लॉय का कितना हो जाएगा, 900 इंटू 26 इंटू 12 इंटू 850, तो ये हो जाएगा 23,86,000, 23,86,000 नहीं, 2 करोड़ समथिंग आ रहा है, इसको 1 लाख से डिवाइड करते हैं, देखो कितना आ जाएगा, कितना लिखना पड़ेगा, 2386.8 कितना आ जाएगा, ठीक है। अब यही वाला वेजेस यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि द प्रेजेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दे दिया है, जैसे बाकी में हमें दिया नहीं ना कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि करेंटली जो प्राइस इंडेक्स है वो चल रहा है 165.17 पॉइंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इतना 2024 में, तो 2024 में ये सैलरी कितना हो जाएगा, ठीक है, तो देखो 2024 में वही 900 लोग काम करेंगे, वही पर मंथ 26 डेज, 12 मंथ का निकालना ही पड़ेगा, लेकिन 850 का आंसर 850 नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस हो जाएगा, कैसे, इतना प्राइस इंडेक्स में इतना सैलरी मिलता है, ठीक है, कभी इंडेक्स नंबर अगर किए हो मैथ्स में तो देखना, इतना प्राइस इंडेक्स में इतना सैलरी मिलता है, तो इतने प्राइस इंडेक्स में कितना मिलेगा, तो कैसे निकालेंगे, 850 divided by 165.17 into 173.59, देखो कितना, 900 प्लस इंटू 26 इंटू 12 इंटू 850 इंटू 173.59, 173.59 divided by 165.17, तो ये आंसर आ रहा है कुछ इतना 2508 इतना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो ये आ जाएगा 2508.47, 2508.47 इतना आ जाए, ठीक है, वेजेस टू कैजुअल एम्प्लॉइज, ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, तो परमानेंट एम्प्लॉय कितने होंगे, 6000 का 15% कैजुअल था, तो 85% परमानेंट हो जाएगा, मतलब 5100। अब कैसे निकालेंगे सैलरी, यहाँ पर देखते हैं क्या बोला हुआ है, यहाँ पर बोला है कि 85%, अच्छा यहाँ पर इनका क्या है, एक 5 ईयर का वेज एग्रीमेंट है, बोल रहा है द अर्निंग पर मैन शिफ्ट मींस एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर ए शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स बोला है, यहाँ पर इज 3000, अच्छा 3000 रुपीज करके है, 3000 रुपीज क्या है, पर मैन शिफ्ट, एक मैन का एक शिफ्टिंग का 3000 है, द न्यू वेज एग्रीमेंट, अच्छा न्यू वेज एग्रीमेंट 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, 1 जुलाई 2024 से, तो इसका मतलब 2023 में कितना सैलरी मिल रहा होगा, तो 5100 एम्प्लॉय है, ठीक है, एक मंथ में 26 दिन काम होता है, तो एक साल में कितना होगा, 26 इंटू 12 करेंगे इतना डेज, ठीक है, इंटू इतने एम्प्लॉइज और इंटू कितना करके मिलता है 3000 करके, तो कैलकुलेट करने से पता चलेगा 5100 एम्प्लॉय 26 डेज पर मंथ इंटू 12 यानी ईयरली इतना इंटू ₹3000, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 लाख करने से 47736, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब ये वाला निकालेंगे, इधर वाला, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर बोला है 1 जुलाई से 15% जो है इंक्रीज हुआ है, तो जैन से लेके मतलब 6 मंथ्स पहले जैसा ही रहा होगा, 5100 एम्प्लॉय 26 डेज इंटू 12 इंटू 3000 करके 6 मंथ्स रहा होगा, ठीक है, इंटू 6 मंथ्स, ये 12 मंथ्स नहीं हो गए, ये 6 मंथ्स होना चाहिए था क्योंकि 1 जुलाई से ये चेंजेस हो गया, 6 मंथ्स इंटू 3000 प्लस अभी क्या हो जाएगा 5100 एम्प्लॉई है, पर डे पर मंथ 26 डेज करके काम हो रहा है, 6 मंथ्स का 3000 के जगह कितना हो जाएगा, बोला है 15% इंक्रीमेंट है, तो 3000 पे 15% लगा के देखो होता है 3450, चेक करके देख लो, 3000 इंटू 15%,
प्लस 3000, तो ये हो जाएगा 3450, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, इंटू 26 इंटू 6 इंटू 3000, तो ये हो गया इतना 23868 प्लस यहाँ पर 5100 इंटू 26 इंटू 6 इंटू 3450, यानी इतना डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये हो जाएगा कुछ इतना 27448.2, ऐड कर लेते हैं, 51316.2 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा जैसा बोला है वैसे करते जाना है। तो ये हमारे इम्प्लॉय का हो गया। अब अभी भी काफी सारा बचा है, ठीक है। पावर कॉस्ट बचा है इसमें, ये देखो पावर कॉस्ट बचा है, और एक जो है कार हायर का कॉस्ट बचा है, ठीक है। तो तुम लोग ये करोगे तो देखो एक दो आंसर तो हमें मिल ही गया। पहला बोला है व्हाट विल बी द सेल्स वॉल्यूम फॉर द 2024, इसका आंसर हमारा हो गया है। सेल्स वॉल्यूम हो जाएगा 4,70,400, मतलब आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पहला आंसर हो गया है। फिर बोला है व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फाइनल, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल 24 का कितना है, ये रहा 1081,920, ये देखो 1081,920, यानी ऑप्शन सी हो गया। फिर बोल रहा है कार हायर चार्जेस, वो नहीं निकाला अभी मैंने, ठीक है। तो अभी तो देखो इतना ही किया है, अभी पूरा तो कर भी नहीं सकते, इतना किया है। पहले इतना तुम लोग देख लो क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है घर पे, और बाकी एक बार करने का कोशिश करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जो बचा है वो करके जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, छोटा सा जो बचा हुआ है, ठीक है। फिर आज इतना ही करती हूँ। Okay, thank you, ma'am. थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।